नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज बायोलॉजी क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल यानी कोशा विभाजन एवं कोशा चक्र उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, कोशा विभाजन एवं कोशा चक्र को समझने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य बातें बता दूं। जैसा कि मैंने ये एक प्लांट सेल यानी पादप कोशिका को दिखाया है। इससे पहले के वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा होता है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अगर हम सामान्य कोशिका की बात करें तो जब कोशिका अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर रही होती है, उस अवस्था में हम देखते हैं कि जो केंद्रक कला होती है जिसमें केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, उसके द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच विभिन्न पदार्थों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म की सभी क्रियाएं केंद्रक के अंदर होती हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर की सभी क्रियाएं साइटोप्लाज्म में चलती हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की इन सभी क्रियाओं के बीच एक संबंध स्थापित होता है। जब ये संबंध टूटने की कगार पे आ जाता है तब कोशिका अपने विभाजन यानी सेल डिवीजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अब अगर हम बात करें सेल डिवीजन की परिभाषित करें तो सेल डिवीजन वास्तव में क्या है। इस कंडीशन में जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच होने वाली क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उस अवस्था में कोशिका अपने विभाजन की तैयारी जब करती है तो या तो अपने समान कोशिकाएं या अपने से भिन्न कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी अगर हम कोशिका विभाजन को परिभाषित करें तो एक जीवित कोशिका के द्वारा अपने समान या अपने से भिन्न दूसरी कोशा के निर्माण की क्रिया कोशा विभाजन या सेल डिवीजन कहलाती है। अगर हम वास्तव में इसको उदाहरण के रूप में स्पष्ट करें, कब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का संबंध बिगड़ता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के चोट लग गई और उसका जो घाव है उसकी कोशिकाएं तब एकदम से स्वतः विभाजित होना प्रारंभ हो जाती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण चालू हो जाता है। अगर हम पौधे की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर पेड़ के किसी भी भाग को तोड़ लिया जाए, माना पेड़ की एक डंग को तोड़ लिया जाए, तो उस स्थान की कोशिकाओं में विभाजन की स्वतः क्षमता आ जाती है। यानी
एक सजीव कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में वह क्षमता पाई जाती है जो कोशिका को विभाजन के लिए तैयार करती है। अगर हम कोशिका के टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के प्रकारों की बात करें तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक माइटोटिक सेल डिवीजन जिसको माइटोसिस, और दूसरा मियोटिक सेल डिवीजन जिसको मियोसिस भी कहा जाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन को सूत्री कोशा विभाजन और मियोटिक सेल डिवीजन को अर्धसूत्री कोशा विभाजन कहा जाता है। माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन किन कोशिकाओं में होता है? अगर हम प्लांट और एनिमल दोनों की बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल दोनों में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक टाइप की सेल्स होती हैं सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरे टाइप की सेल्स होती हैं जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल्स। सामान्य रूप से इनको हम कायिक या वेजिटेटिव सेल्स वर्धी कोशिकाएं कहते हैं और जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रजनन कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम प्लांट में बात करें तो जड़, तना और पत्ती, पौधे के ये तीनों भाग कायिक या वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, जिनमें सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती हैं, और पौधे का जो फ्लावर वाला पार्ट है उसमें जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल्स पाई जाती हैं। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में गोनेट्स, जिनको जनक कहते हैं, मेल में टेस्टिस या वृषण और फीमेल में ओवरी या अंडाशय, इनके अंदर जो भी सेल्स होती हैं उनको जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, और इनको छोड़कर बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब सेल्स को सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। अगर हम कोशिका, इन दोनों कोशिका विभाजन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि ये मैंने एक सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स को दिखाया है जो विभाजित होने वाली कोशिका को दिखाया है। अगर इसको हम पैरेंटल सेल या पैतृक कोशिका कहते हैं। अब इसमें जो 2n नंबर को रिप्रेजेंट किया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कोशिका विभाजित होती है तो दो भागों में काम होता है। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस का डिवीजन यानी विभाजन होता है, और उसके बाद उसके कोशा द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक सजीव जीवित कोशिका के अंदर जितनी भी गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है उसको, उस कुल गुणसूत्र की संख्या को द्विगुणित संख्या कहा जाता है, जिसको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 नंबर पाया जाता है, यानी 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। अगर सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स का डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसमें एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो पेरेंटल सेल के ही समान बना रहता है, यानी डॉटर सेल्स में पेरेंटल सेल्स के समान ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, और एक पेरेंटल सेल या मातृ कोशिका से अपनी जैसी समान दो डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को माइटोटिक सेल डिवीजन या सूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। दूसरे टाइप की सेल डिवीजन मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस की बात करें, जो कि सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। अगर इस सेल को मैं जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करूं, जिसको मैंने पेरेंटल सेल कहा है, पैतृक कोशिका कहा है, जो कि विभाजन के लिए तैयार है। वास्तव में अगर मनुष्य की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? गोनेट्स के अंदर, जिनको जनक कहते हैं। मेल में टेस्टिस या वृषण के अंदर पाई जाती हैं,
और फीमेल में ओवरी या अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। परंतु ये जो मियोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है ये जन्म से नहीं स्टार्ट होता। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, किशोरावस्था का टाइम आता है, उस समय गोनेट्स या जनन मेच्योर हो चुके होते हैं, परिपक्व हो चुके होते हैं और उनकी जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो चुका होता है। और जब एक जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसके द्वारा 4 डॉटर सेल्स बनके तैयार होती हैं और ये जो 4 डॉटर सेल्स होती हैं इनमें पेरेंटल सेल की तुलना में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ यानी आधा रह जाता है। अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स मेल गोनेट्स यानी टेस्टिस से आती है तब ये डॉटर सेल्स गैमीट्स की फॉर्म में बनती हैं और स्पर्म्स यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवरी यानी अंडाशय से जो कि फीमेल्स में पाई जाती हैं उससे आती हैं तब हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो फीमेल गैमीट या ओवा का फॉर्मेशन करती हैं। यानी जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो गैमीट्स के रूप में बनती हैं, युग्मक के रूप में बनती हैं। मेल गैमीट्स को स्पर्म और फीमेल गैमीट्स को ओवा कहा जाता है। इन स्पर्म और ओवा में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो हाफ यानी आधी पेरेंटल सेल्स की अपेक्षा पाई जाती है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सेल डिवीजन उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सेल डिवीजन वास्तव में सेल साइकिल के रूप में स्टार्ट होता है। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इस पूरी सेल साइकिल या कोशिका विभाजन को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो पहली अवस्था है उसको इंटरफेज कहते हैं और दूसरी अवस्था जो है उसको डिवीजन फेज कहते हैं। हिंदी में इसको अंतरावस्था कहते हैं और डिवीजन फेज को विभाजन अवस्था कहते हैं। इंटरफेज वास्तव में वो कौन सी अवस्था है जिसको इंटरफेज कहा जाता है? सेल साइकिल जब एक कोशिका विभाजित होती है तो अपने जैसी 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। किस सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं? माइटोटिक सेल डिवीजन या सूत्री कोशिका विभाजन की बात कर रहा हूं। अगर सूत्री कोशिका विभाजन की पेरेंटल सेल से 2 सेल बनती हैं और ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये फिर से विभाजित होकर 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, इससे भी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। परंतु जो ये नई सेल्स बनती हैं ये तुरंत ही डिवीजन के लिए तैयार नहीं होती हैं। अर्थात जो नई सेल्स हैं वो डिवीजन के लिए तब तैयार होंगी जब उनमें इंटरफेज के द्वारा सेल अपने डिवीजन की तैयारी पूर्ण कर चुकी होगी। यानी अगर हम बात करें 2 सेल डिवीजन के बीच की अवस्थाओं को इंटरफेज कहा जाता है और इस इंटरफेज की अवस्था में कोशिका अपने आप को अपने विभाजन के लिए तैयार करती है। अगर इस इंटरफेज की बात करें तो पूर्ण यानी कंप्लीट सेल डिवीजन में या सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल में जितना टाइम लगता है उसका 90 to 95% टाइम इंटरफेज में लगता है और बाकी का जो 5 से 10% टाइम बचा वो डिवीजन फेज में लगता है। यानी डिवीजन फेज में टोटल सेल साइकिल का बहुत ही कम टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम इंटरफेज में ही लगता है। इस इंटरफेज को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। G1 फेज जिसको फर्स्ट गैप फेज कहते हैं, S फेज जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं और G2 फेज जिसको सेकेंड गैप फेज कहा जाता है। फर्स्ट गैप फेज को प्रथम अंतरावधि कहते हैं, सिंथेसिस फेज को
संश्लेषणावधि कहते हैं और सेकेंड गैप फेज को द्वितीय अंतरावधि कहते हैं। अगर हम इस टोटल इंटरफेज को जो सेल साइकिल में दिखाया गया है, आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट सेल साइकिल को मैंने दिखाया है और इस एक कंप्लीट सेल साइकिल के अंदर ये डिवीजन फेज की अवस्था है जिसमें 5 से 10% का टोटल टाइम लगता है और बाकी का जितना भी पार्ट है वो इंटरफेज के रूप में दिखाया गया है जिसमें टोटल सेल साइकिल का 90 to 90% टाइम लगता है। अगर हम इस इंटरफेज की इन तीनों अवस्थाओं की बात करें, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये G1 फेज है, इसमें 90 to 95% टाइम का सिर्फ 35 to 50% टाइम लगता है। S फेज की बात करें तो उसमें 30 to 40% टाइम लगता है और G2 फेज की बात करें तो 10 to 20% टाइम लगता है। अब वास्तव में जब एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो जो डाटा सेल्स होती हैं वो अगले नेक्स्ट सेल डिवीजन की जब तैयारी करती हैं तो ठीक सेल डिवीजन के बाद वाली इंटरफेज की अवस्था को G1 फेज कहा जाता है और ठीक सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है ठीक उससे पहले वाली इंटरफेज की अवस्था को G2 फेज कहा जाता है, यानी सेल डिवीजन के ठीक बाद की इंटरफेज की अवस्था G1 फेज कहलाती है और सेल डिवीजन स्टार्ट होने से ठीक पहले की इंटरफेज की अवस्था G2 फेज कहलाती है। वास्तव में जब डिवीजन फेज स्टार्ट होता है तो 2 स्टेप्स में डिवीजन फेज कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था, एक सेल यानी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है और साइटोप्लाज्म यानी कोसा द्रव्य पाया जाता है। तो जो डिवीजन फेज होती है जो 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस और बी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले जो पूरी होती है उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में कोसा द्रव्य या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो डिवीजन फेज में जब न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद न्यूक्लियस के डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसे इस सेल साइकिल की जो डिवीजन फेज है इसको हम आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में यानी कौन सा माइटोटिक सेल डिवीजन में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के वो कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू डिवीजन फेज कंप्लीट होती है। कल जब मैं आपको माइटोटिक सेल डिवीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा तब डिवीजन फेज को क्लियर करूंगा। अब आप देखते हैं कि जो डिवीजन फेज है वो सिर्फ 5 से 10% ही टाइम लेती है, जो कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की फॉर्म में कंप्लीट होती है। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आगे के जो 3 वीडियोज और इस लेसन से संबंधित होंगे, जिनमें पहला माइटोटिक सेल डिवीजन को डिस्क्राइब किया जाएगा, दूसरे पार्ट में मियोटिक सेल डिवीजन को स्टार्ट किया जाएगा और तीसरे पार्ट में मैं माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन में डिफरेंस बताऊंगा और माइटोसिस और मियोसिस का इम्पॉर्टेंस बताऊंगा। आप सभी व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल जो ऑनलाइन स्टडी करा रहा है, जिसका लिंक मैं आपको पहले दे चुका हूं, SGM SSIC, इस लिंक से हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल आप खोल सकते हैं और
जितनी भी इंफॉर्मेशन इन वीडियोज में प्रोवाइड कराई जाती है वो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनुराग मिश्रा आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।